हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। ओके। चैप्टर नंबर 1 अभी आपका चल ही रहा है। इसमें 2 टॉपिक बचे हुए हैं। आज इनको कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको रिवाइज कराएंगे। ओके। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें संक्षारण। संक्षारण बोलते हैं बच्चों, इंग्लिश में संक्षारण को बोलते हैं कोरोजन। संक्षारण को बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन। ओके। तो देखते हैं जरा संक्षारण को क्या है इसमें। ये देखो, संक्षारण जैसे आप देखते होंगे, लोहे में जंग लगना, आयरन में रस्टिंग हो गई, मतलब जंग लग गया। ये किसका एग्जाम्पल है? संक्षारण का। ठीक है। और भी कॉपर के जो बर्तन होते हैं उनमें कुछ ब्लू सी परत जम जाती है, कभी कभी देखा होगा आपने, तो उसमें भी संक्षारण होता है। ये ज़्यादातर किस में देखने को मिलता है हमें बच्चों? धातुओं में देखने को मिलता है। ठीक है। तो संक्षारण, तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या लिखा है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, कोई भी धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता मतलब मॉइस्चर आदि के संपर्क में आती है, आदि में मतलब पानी भी आ गया इसमें। ठीक है। तो ये संक्षारित होती है और इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ठीक है। जैसे लोहे पर जंग लग गई, इसमें एग्जाम्पल दिया है ना, लोहे पर जंग लगना भी एक संक्षारण कहलाता है। लोहे पर जंग लगना भी एक संक्षारण का ही उदाहरण है। ठीक है। लोहे की बनी एक नई वस्तु, लोहे की नई वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय बाद, जैसे आप कोई लोहे का सामान लिया है खरीद के, जब आप लाते हो उसे, उसके पहले तो वो चमकीला दिखेगा आपको, लेकिन कुछ समय बाद उसमें होगा क्या? ललिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है कभी कभी। ठीक है। लाल रंग की परत चढ़ जाती है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? लोहे पर जंग लगना। इसको क्या बोलते हैं हम? लोहे पर जंग लगना। और ये क्या है? संचारण का उदाहरण है आपका, संचारण। ठीक है। चांदी के जो बर्तन होते हैं या चांदी के बहुत सारे आभूषण भी होते हैं, उस पर भी कभी कभी ब्लैक कलर की परत जम जाती है, वो भी एक संक्षारण का उदाहरण है। ठीक है। इसमें ये एग्जांपल भी दे रखे, ये भी किसके? संक्षारण के उदाहरण है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें विकृत कंदिता। विकृत कंदिता इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इसको रैंसिडिटी। रैंसिडिटी। ठीक है। विकृत कंदिता ये क्या है? ये ज़्यादातर आपको फूड सब्सटेंस में देखने को मिलता है, भोजन में। ठीक है। कभी कभी आप देखते होंगे, थोड़ी देर आपने भोजन ऐसे ही रख दिया खुले में ही, तो वो ख़राब हो जाता है। ठीक है। बैक्टीरिया के प्रेजेंस में उसका फर्मेंटेशन भी हो जाता है। ठीक है। उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, फूड का कलर भी चेंज हो सकता है। ठीक है। तो ये विकृत गंधीयता का उदाहरण है। जैसे कोई भी वसा युक्त, जैसे आपने दूध रख दिया थोड़ी देर के लिए, खुला छोड़ दिया। ठीक है। वो कुछ समय बाद खट्टा हो जाएगा। ठीक है। लैक्टोबैसिलस एंजाइम की उपस्थिति के कारण वो खट्टा हो जाएगा। ठीक है तो ये रासायनिक परिवर्तन, बट हम इसको केमिकल लैंग्वेज में अब क्या पढ़ रहे हैं? विकृत गंधीयता। ठीक है। विकृत गंधीयता मतलब उसका फर्मेंटेशन हो जाना। कोई भी फूड मटेरियल है, भोजन, उसका फर्मेंटेशन हो जाना, उसका स्वाद चेंज हो जाना। ठीक है। तो वसा युक्त तेल या खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक आप रख देते हो, वसा युक्त जिसमें तेल हो, तेल या खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रख देते हो, तो वायु में क्रिया करके, तो वायु की उपस्थिति है वहाँ, अपचयित हो जाता है। ये अपचयित लिखा है बच्चों, अपचयित हो जाता है, जिससे तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं। मतलब विकृत गंधीता का मतलब उसकी गंध चेंज हो जाती है। ओके। तथा उनके स्वाद तथा गंध भी बदल जाते हैं। बदल जाते हैं तो ऑब्वियसली बदलेंगे भाई। ठीक है। प्राय तेल या वसायुक्त खाद्य सामग्रियों को अपचयन रोकने वाले पदार्थ, इसमें कुछ प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। वायु रोधी बर्तनों जैसे खाद्य सामग्री से बचने के लिए सामग्री रखने से अपचयन की गति धीमी हो जाती है। देखो, इसमें होता क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी फूड सब्सटेंस, भोजन हमारा खराब होगा यदि इसमें कोई प्रतिऑक्सीकारक मिला दें हम। प्रतिऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति आने ही ना दे उसमें। जैसे आप चिप्स के पैकेट देखते होंगे, कुरकुरे चिप्स वगैरह पैकेट नहीं आते, उसमें उसके पैकेट देखते होंगे तो उसमें एक एयर भरी रहती है, ऑक्सीजन नहीं होती वो। ठीक है। ऑक्सीजन नहीं होती उसमें, ऐसी गैस मिलाते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट हो, मतलब प्रतिऑक्सीकारक हो, जैसे नाइट्रोजन मिला दी। ठीक है। तो इस तरह से हम उसको बचा सकते हैं। ऐसे फ्रिज में रख दोगे आप कोई भी फूड सब्सटेंस, तब भी उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो ये किसके उदाहरण है? इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था ऑक्सीकरण और अपचयन। ठीक है। तो वो ये, इसमें जिसका ऑक्सीकरण हो गया तो वो हमारा भोजन खराब हो जाता है, जिसका ऑक्सीकरण नहीं होगा वो भोजन हमारा सही बना रहता है। ठीक है। तो ये लिखा है इसमें नेक्स्ट लाइन, चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। ठीक है। इसीलिए भरते हैं बच्चों, क्योंकि यदि ऑक्सीजन भरोगे
तो उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा और चिप्स आपके ख़राब हो जाएंगे या सील जाएंगे। ठीक है। जैसे कम सक्रिय गैस युक्त कर दे चिप्स का आप चयन ना हो सके, ये भी लाइन ही वही लिखी है, सब नोट डाउन कर लेंगे कॉपी में। ओके, चलिए अब इसमें एक क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें सबसे पहले जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ठीक है, एक मेरे पास टेस्ट ट्यूब है, इसे मैं ऐसे समझाता हूँ, टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, ये मेरे पास विलयन है कॉपर सल्फेट का, ये नीले कलर का है, नीले कलर का है ये। ठीक है, इसमें मैं क्या डाल दूंगा, अब एक आयरन की कील डाल दी, आयरन नेल डाल दी मैंने इसमें ऐसे, ये एक्टिविटी दी हुई है बुक में आपकी, आयरन की कील डाल दूंगा। तो होगा क्या, इस टेस्ट ट्यूब में जो नीला कलर था ये कॉपर सल्फेट का, थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगा। क्यों गायब हो जाएगा, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया, विस्थापन हो गया। ये जो आयरन है, आयरन की कील जो है, लोहे की कील, इसका स्थान मतलब इसका जो कलर है वो चेंज कर देगी। कैसा कलर हो जाएगा, कोई दूसरा कलर हो जाएगा, नीला नहीं रहेगा। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं इसको, मैंने पढ़ाया भी था अभी आपको ये। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोया जाता है तो लोहे की कील कॉपर को विस्थापित कर देती है। ठीक है, और फेरस सल्फेट का अवक्षेप बनाती है, इसलिए लोहे की कील भूरे रंग की हो जाती है और कॉपर का रंग मलिन पड़ जाता है। कॉपर का रंग कैसा हो जाता है, मलिन मतलब कम हो जाता है। जैसे Fe+CuSO4, यही था हमारे पास कॉपर सल्फेट जो टेस्ट ट्यूब में लिया था, और आयरन की कील है ये, तो बनेगा क्या, FeSO4+Cu। ठीक है, तो फेरस सल्फेट, कलर इसलिए चेंज होता है, ये बन जाता है इसमें फेरस सल्फेट। ओके, चलिए अब इसमें कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, इसे भी पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है इसमें, ये ऐसे नोट डाउन करेंगे जैसे मैंने आपको शो कराया हुआ है इसमें PDF में। ठीक है, प्रश्न है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार आया हुआ बोर्ड एग्जाम में। मैग्नीशियम रिबन जो होता है कोयले की तरह होता है ऐसा, ठीक है, और इतनी चौड़ी इसकी स्ट्रिप होती है। जब आपके स्कूल रीओपन होंगे, इसको एक्टिविटी को करा दिया जाएगा आपको, ऐसी है ये। ठीक है, तो इसे जलाने से पहले साफ़ इसलिए करते हैं क्योंकि जब एयर की उपस्थिति हर जगह रहती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति होने के कारण ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्स का ऑक्साइड बना लेती है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन आपको सबसे पहले पढ़ाई थी मैंने, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने के कारण इस पर कुछ परत जम जाती है। ठीक है, यहाँ पर जम गई, यहाँ पर जम गई ऑक्साइड की परत। ठीक है, इसको कम करने के लिए इसको पहले साफ़ करते हैं रेगमाल से, तब जाके इसको जलाते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन में ये लिखा आंसर इसका, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ़ किया जाता है ताकि उसकी ऊपरी सतह धूल कण हट जाए, धूल मिट्टी के कण। ठीक है, जिस तरह से प्रत्यक्ष रूप से वायु के संपर्क में आ सके। ठीक है, जलाने से पहले इसलिए साफ़ करते हैं क्योंकि ऑक्साइड की जो परत है O2 वो हटानी पड़ती है हमें इस पर से, तभी जाके जलेगा, अन्यथा नहीं जलेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है इसमें, ये आपकी एक्सरसाइज NCERT एक्सरसाइज के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है, वो आपको कर लेने हैं, बाकी नहीं करने। ओके, इसमें क्या है, निम्न समीकरण को रूप में लिखिए। बच्चों मैं आपको क्लास में भी करा चुका हूँ संतुलित रासायनिक समीकरण, इसे आप देख लेंगे। इसे मैं कुछ ही रिएक्शन रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के साथ क्रिया करता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से, तो देखो इसमें लिखेंगे नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से, नाइट्रोजन का फॉर्मूला N2 और हाइड्रोजन गैस का H2, दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा, अमोनिया NH3। ठीक है, NH3 ये बन गया। अब इसको बैलेंस भी करना जरूरी है, ये बैलेंस करा हुआ, 3 मल्टीप्लाई यहाँ कर दी, 2 से यहाँ कर दी, ये मैं बैलेंसिंग सिखा चुका हूँ आपको। ओके, नेक्स्ट है B, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वायु में दहन करने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों H2S। ठीक है, H2S लिया ये रहा, और किसके साथ, वायु के साथ। वायु का फॉर्मूला आपको पता है ऑक्सीजन O2। ठीक है, इजिकल टू क्या बनेगा हमारा, दहन करने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। ये रिएक्शन थोड़ी गलत लिखी है क्या इसमें, एक सेकंड देख लेते हैं इसको। दहन होने पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाती है, दहन करने पर जल व सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाती है। देखो जल तो ये निकल रहा और इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी, तो ये BaSO2 की जगह बच्चों इसमें गलत छप रहा है, ये मिसप्रिंट हो रहा है, आप इसे SO2 लिखेंगे। ठीक है, SO2 बैलेंस कर लेंगे इसको, जितने ऐसे था, कितने ऐसे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ। ओके, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2SO2 आएगा ये। ओके,
नेक्स्ट है आपका एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड की क्रिया। एल्यूमिनियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की क्रिया। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है बच्चों BaCl2। ठीक है, फॉर्मूले मैंने सबको नोट करा रखे हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 का होल थ्राइज, याद कर लेंगे इसको भी, Al2SO4 का होल थ्राइज इजिकल टू क्या फॉर्म होना चाहिए, एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। एल्यूमिनियम क्लोराइड ये रहा AlCl3 और बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला BaSO4, ये भी हम स्प्रिंट है, ये SO2 की जगह बच्चों SO4 करना। ठीक है, BaSO4 बैलेंस कर लिया मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई करके, जो भी मल्टीप्लाई ही करी मैंने। बैलेंसिंग के लिए तो आप बाद में देख लेंगे, बैलेंसिंग तो मैं सिखा चुका हूँ आपको। ओके, तो BaSO4 कर लेंगे इसको। नेक्स्ट है आपका इसमें पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, 2K पोटेशियम का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेशियम का K जल के साथ H2O, क्या क्या बन रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH और हाइड्रोजन गैस H2, ये बैलेंस है। ठीक है, ये आसान है इक्वेशन ये भी। ये दोनों इक्वेशन में यदि आपको डाउट हो जब स्कूल ओपन होंगे मैं इसे दोबारा करा दूंगा, रिवाइज करा देंगे इसको। ओके, यहाँ ये BaSO2 की जगह यहाँ SO2 है। ठीक है, 2SO2 और यहाँ 3BaSO2 की जगह क्या है SO4, 3BaSO4। ओके, इसे सही कर लेंगे। नेक्स्ट लिखा है प्रश्न नंबर 6, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। ये संतुलित करनी है बच्चों, लिखी हुई है आपकी बुक में ये। ठीक है, इनको बस संतुलित फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले में देखेंगे हम, ये लिखा है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइज इक्वल्स टू CaNO3 का होल ट्वाइज प्लस H2O। पहली वाली का बैलेंस इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट वाली में जितने से मल्टीप्लाई करेंगे देख लो कहाँ मल्टीप्लाई करें। NO3 यहाँ पर कितने, एक, यहाँ पर NO3 के कितने, दो, दो से मल्टीप्लाई कर दो, कहाँ करेंगे, दो से मल्टीप्लाई HNO3 में, ये कर रखी। ठीक है, बैलेंसिंग आंसर इसके साथ साथ दिए हुए हैं, इन्हें आप देख लेंगे। ये तो आसान है, मैं सब रिवीजन करा चुका हूँ, इनका क्लास में कराई हुई है। ठीक है, एक दो और देख लेंगे, इसे देख लो, जैसे B है, ये B पार्ट देखो, NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2। इसमें देखेंगे आप B वाले में Na के कितने यहाँ पर एक बच्चों, यहाँ Na के कितने, सोडियम के एक एटम, यहाँ पर कितने हैं Na के एटम, दो, Na2 आ रहा ना, तो यहाँ दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो दो से ही हो रही होगी। B पार्ट ये रहा 2 NaOH प्लस H2SO4 इजिकल टू Na2SO4 प्लस H2O। ओके, तो ये है, इसमें संतुलित करना था, संतुलित कर देंगे इसे। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 7, निम्न समीकरणों के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। इसमें संतुलित करके आपको लिखना है। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका लिखेंगे CaOH का होल ट्वाइज। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2 इजिकल टू में क्या फॉर्म होगा, इजिकल टू में क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट में CaCO3 फॉर्मूला लिखना, बस बैलेंस करना है, CaCO3 और जल का क्या है H2O, जल का क्या है H2O। ठीक है, देखो ये इनके सबके आंसर दिए हुए हैं और बैलेंस भी है ये। ठीक है, इन्हें अभी आप देख लेंगे, बट फॉर्मूले सबके याद होने चाहिए। फॉर्मूले मैंने आपको नोट करा रखे हैं, उन्हें एक बार और रिवाइज कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट है, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, प्रत्येक अभिक्रिया के प्रकार भी बताइए। प्रकार भी बताना बच्चों इसका। ठीक है, जैसे पहले लिखा है पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड का KBr फॉर्मूला, पोटेशियम बेरियम आयोडाइड का BaI2 BaI, देखो सबके फॉर्मूले ये दे रखे BaI2। ठीक है, 2KBr प्लस BaI2 इजिकल टू 2KI पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड BaBr। ठीक है, सबके फॉर्मूले लिखे हुए हैं ये रहे। एक और देख लो, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इजिकल टू हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2, क्लोरीन का Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl, तो दो से मल्टीप्लाई इसलिए की बैलेंस करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है मैग्नीशियम प्लस 2HCl इजिकल टू मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 2HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2 और हाइड्रोजन का H2। ये जो बच्चे शॉर्ट में ब्रैकेट में लिखा है ना AQ और G, इसका मतलब ये है, ये तो G का मतलब है या गैस है और AQ का मतलब एक्वा सॉल्यूशन मतलब पानी में विलयन। इसे आप लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट है आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 9, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है।
रासायनिक अभिक्रिया को प्रकार में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, क्या होती है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। एक बार और देख लेंगे। वे अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने पर ऊष्मा निकलती है या ऊष्मा मुक्त होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दो, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा निकलेगी। C+O2 = CO2 प्लस ऊष्मा। अभिक्रिया का कौन सा प्रकार है बच्चों, ये संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बना रहे हैं। देखो 2 या 2 से अधिक एक नया उत्पाद CO2 बन रहा है। ओके, तो ये संयोजन अभिक्रिया है। आपसे ऊष्माक्षेपी पूछा तो ऊष्माक्षेपी लिखना है बस। ऊष्माक्षेपी में भी यही एग्जाम्पल चलेगा। ओके, ये मैंने पीछे वैसे करा चुका हूँ मैं आपको, यहाँ क्वेश्चन की फॉर्म में है ये। नेक्स्ट है एक ये क्वेश्चन और दे रखा है, ये भी यही है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसका भी देख लो एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल काफ़ी है इसके। ऊष्माशोषी का देखेंगे। वे अभिक्रिया जिनमें उत्पादों के बनने पर ऊष्मा शोषित होती है, इसमें तो ऊष्मा निकलती है और इसमें ऊष्मा शोषित होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल FeSO4 = Fe2O3 + SO2 + SO3, ये 3 निकल गए ना। देखो 1 2 3, एक ही कंपाउंड है हमारा और इससे 3 बन रहे हैं, 1 2 3। ठीक है, ये कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया का बता रहा हूँ। तो वियोजन अभिक्रिया कैसी होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये भी मैंने आपको पीछे पढ़ा हुआ, नोट पॉइंट पे लिखा था आपने। ये यहाँ पर भी लिखना चाहते हो लिख लेना, अन्यथा पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, एक ये क्वेश्चन है, ये जरूर करना है बच्चों। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, जब हम सांस लेते हो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इसे देखेंगे जरा। इसमें है बच्चों, पाचन क्रिया के समय, जब डाइजेशन के समय भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ, जो भोजन है हमारा, भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त करता है, तभी तो हमें एनर्जी मिलती है। भाई काम करने के लिए जो एनर्जी मिलती है हमें, वो तभी तो मिलेगी जब हम भोजन खा लेंगे, खाने के बाद ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त होगी, तभी तो होगा। ऊर्जा मुक्त होगी, जब ऊर्जा निकलती है तो कैसी अभिक्रिया हुई है, ऊष्माक्षेपी, जिसमें ऊष्मा निकलती है या ऊर्जा निकलती है, वो कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। ओके, हमारे शरीर की कोशिकाओं को, जिससे हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है, अतः श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एग्जाम्पल भी दे देंगे इसमें। C6H12, ये H लिखा है बच्चों, C6H12O6 + 6O2, इसे ऐसे करो, ये मिसप्रिंट हो रहा है, 6O2 = 6CO2 + 6H2O प्लस ऊर्जा। ये जो ऊर्जा निकल रही ग्लूकोज की फॉर्म में, यही है, इसमें निकलती है ऊर्जा, वो क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो बच्चों सही कर लेंगे, मिसप्रिंट हो रहा है यहाँ। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O। ओके, तो ये एक क्वेश्चन जरूर नोट करना है आप। इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ये मैं आपको पीछे ऊपर भी करा चुका हूँ, यहाँ नोट करना चाहते हो नोट कर लेना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, पीछे कराया हुआ है मैंने ये। तो ये था, इसमें एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी। चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन भी हो गए जो मेन क्वेश्चन कराने थे इसमें। ओके, अब बस आप इसे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। चैप्टर नंबर 2 चलाएंगे नेक्स्ट टर्न से। ओके, चलिए, थैंक यू।